Hello friends, I am your science teacher Pathan Mohammad Kalimullah Khan. I am welcoming you to my YouTube channel Khan Science Academy. In last video lecture, I have sent you the how do organism reproduce, this chapter part 1. In that lesson, in that video lecture, we have learned about the concept of reproduction, importance of reproduction, and different types of asexual reproduction. Let's learn the second type of reproduction, that is sexual reproduction, in this today's video lecture. तो आज हम ये वीडियो लेक्चर में जो रिप्रोडक्शन का सेकेंड इम्पॉर्टेंट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी स्टडी करेंगे. आर यू रेडी फॉर दैट? Let's begin. So, as you have learned already, reproduction is nothing but the process of all living organism in which living organism produces new individual which is similar to themselves. Now, depending upon whether the two gametes involved or only one gamete involved in the mode of reproduction, there are two types of reproduction. Basically, number one, asexual reproduction, which already we had discussed in our part 1, and second one is sexual reproduction, which we have to discuss today in this video lecture. Now let's try to understand what is meant by sexual reproduction. Now, as the name indicates, this is nothing but a type of reproduction in which two gametes, that is male gamete and female gametes, are involved. So as per the authentic definition, we can say here it is the mode of multiplication. Multiplication means formation of many individuals from one, in which young one are formed due to the process of gamete formation. तो ये डेफिनेशन से यहाँ पर एक बात हमको क्लियर हो गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है गैमेट फॉर्मेशन. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म नहीं होता है. इसलिए उसका असेक्सुअल मीन्स गैमेट इज़ नॉट फॉर्म एंड सेक्सुअल मीन्स गैमेट इज़ फॉर्म. तो यहाँ पर गैमेट फॉर्म होगा, एक मेल गैमेट फॉर्म होगा, दूसरा फीमेल गैमेट फॉर्म होगा, और दोनों फ्यूज़ होंगे और वो फ्यूज़ होने के बाद न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा. नाउ हेयर क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड. यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट आर गैमेट्स एंड हाउ इट इज़ फॉर्म. तो गैमेट किसे कहते हैं? गैमेट इज़ नथिंग बट अ सिंगल सेल, दैट इज़ द सेक्स सेल विच इज़ फॉर्म इन द living organism, that is called as gamete. So gamete is a single cell, or you may say in other words it is a sex cell. In case of male, male gamete is formed, and in case of female, female gamete is formed. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होंगे. कितने स्टेप्स होंगे? 3. पहली स्टेप होगी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. पहली स्टेप होगी नंबर 1 गैमेट फॉर्मेशन. इसको हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. तो मेल में मेल गैमेट फॉर्म होगा. यहाँ पर हम पर्टिकुलरली आज डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स का मेल गैमेट कहाँ पर फॉर्म होगा? वो फॉर्म होगा एंथर में. और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, दैट विल फॉर्म इन द ओवरी, दैट इज़ कॉल्ड एज एग और ओवा. सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज़ कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. मेल गैमेट फॉर्मेशन को बोलेंगे हम पोलन ग्रेन फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड इन केस ऑफ एनिमल स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड formation of female gamete, that is the egg or ovum, is known as oogenesis. तो यहाँ पर पहली स्टेप में क्या होगा? गैमेट फॉर्म होगा और मैच्योर होगा गैमेट. सो गैमेट फॉर्म होना और मैच्योर होने के बाद जो दूसरी स्टेप आएगी, हम यहाँ पर आज पर्टिकुलरली फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट
रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में गैमेट फॉर्मेशन के बाद सेकेंड स्टेप आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर to fuse with the female gamete egg, that is called as pollination। तो गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट फॉर्म होगा और मैच्योर होगा। सेकेंड स्टेप पॉलिनेशन में क्या होगा, जो गैमेट फॉर्म हुआ था, जो गैमेट मैच्योर हुआ था, वो ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसफ़र होने के बाद तीसरी स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? यूनियन ऑफ single celled male gamete with female gamete, or in other words you can say fusion of haploid male gamete with haploid female gamete to form diploid zygote is known as fertilization। तो ये तीन स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में इम्पॉर्टेंट है। पहला गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा पॉलिनेशन और तीसरा फर्टिलाइजेशन। After fertilization, post fertilization changes takes place, and after that the ovary convert into fruit and the egg or ovum convert into fertilized egg or ovum convert into seed, and that seed when fall on the soil germinate and produces new plant। In this way, from one plant, new plant is produced by seed. This method of reproduction in case of plant is called as sexual reproduction। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम सेल डिवीजन का डिस्कस करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही टाइप का सेल डिवीजन था और वो था माइटोसिस, यानी एक सेल डिवाइड होके उसके दो सेल फॉर्म होना, 2 के 4, 4 के 8। That is called as mitosis। In that case the number of chromosomes are not reduced। जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही रहेंगे डॉटर और पेरेंट सेल में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों भी सेल डिवीजन होंगे। पहला सेल डिवीजन होगा मियोसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और उसके बाद गैमेट के मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा माइटोसिस। सो इन दिस वे मियोसिस एंड माइटोसिस बोथ सेल डिवीजन प्रोसेस अकर्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये अगर डायग्राम का हमने यहाँ पर डिस्कस किए तो यहाँ पर हो रहा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ये मेल एंड फीमेल हैं, दे फ्यूज टुगेदर हेयर, दिस इज द मियोसिस टेक्स प्लेस हेयर। ड्यू टू मियोसिस रिडक्शनल सेल डिवीजन गैमेट्स आर फॉर्म। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द एक्सचेंज, that is the fusion of male gamete and female gamete takes place, zygote is formed, and from that zygote new individuals are formed। So in this way this process takes place in case of sexual reproduction of plant। 3 steps are important। चलिए अब ये तीनों भी स्टेप को हमको डिटेल में यहाँ पर स्टडी करना है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से एक बार आप लोग ध्यान में रखिए कि आज हमको क्या डिस्कस करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट ओनली। एनिमल और ह्यूमन बीइंग का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ इन केस ऑफ प्लांट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब जब बात हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि विच इज़ द सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ प्लांट। सो इन केस ऑफ प्लांट द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रूट, स्टेम एंड लीव्स that are called as vegetative parts of plant that already we had discussed in our previous video lecture। And from that vegetative parts also some new plants can produce by a process of vegetative propagation, that is a type of asexual reproduction in case of plant that already we had discussed in our first video lecture। Now here the second parts of plant is flower। So in case of plant, flower is a reproductive unit of plant। What is it? It is reproductive unit of plant। Means flower is a reproductive organ। From flower, seed will form, and from seed, new individual will produce।
That's why flowers are called as the reproductive part of the plant. Now, this includes, already in your previous classes you have learned the structure of flower. So, a typical flower includes various parts, in which first part from outermost, if you discuss, I will show all these parts in next slide. Here I am discussing just the parts. So there are four parts, main parts of flower. One is known as calyx. From outermost to inner we are going to see here. So outermost part of the flower is called as calyx, which is green in color, leaf like structure, and the individual part of calyx is known as sepals. Second part of the flower, which is the largest part of the flower and colorful part of the flower, having a special fragrance, that are called as corolla, and the individual part of corolla is known as petals. Both of this part of the flower are not main part of flower. They are accessory, helping, supporting part of flower. So they are called as accessory whorl. These four part of flower are called as whorl. Out of that, two are supporting or accessory whorl, that are calyx and corolla, and next to that is stamen, which is male reproductive organ, and stigma, that is the pistil, which is female reproductive organ. So here it is not stamen or stamen, which is male reproductive organ, and stigma or pistil, which is female reproductive organ. Both this stamen and pistil are main whorl, because they are male reproductive organ and female reproductive organ. Now pistil is the female reproductive part. Further, pistil consists of stigma, style and ovary, and stamen is the male reproductive part, which is consists of filament, anther and the pollen. Now here you can say, in case of some flower, only male reproductive part is present, only stamen, and pistil is not present. Such flower is known as unisexual male flower. And if only pistil is present and stamens are absent, that is called as unisexual female flower. But in case of some flower, at a time both the parts are present, stamen as well as pistil, such flowers are called as bisexual flower. So in this way, depending upon only one part or both the parts, sexual parts are present in the flower, there are two types of flower, unisexual flower and bisexual flower. So in this way, this is all about the, what you can say, structure. Now here, see in this slide, you will see here all the parts of the flower. It is the typical structure of flower. If you want to see all the parts of flower clearly, then you have to observe the dhatura flower, because that is big in size and all the parts of the flower are bigger in size. You can clearly see all that. Now see, from outside we are going to study the different parts. Flower having four important parts. Number one, calyx, which is green in color and outermost part of the flower. When the flower is in bud condition, you can see only calyx. You can't see the other inner parts. So this is the individual part of the calyx that are called as sepal. Okay. Second part of the flower, which is largest part, most prominent part, and very colorful, brightly colored and having fragrance, that part is known as the corolla. Individual part of that is known as petals. So these are the petals, and all petals combinedly called as corolla. Second important part of the flower, which is the largest part of the flower, it is colorful and largest part. Inside that, if you see, you can see here 1, 2, 3, 4. These are stamen, and these stamens are called as male sex organ, which is the main whorl of the flower. Each stamen, further if you see in detail, the yellow color uppermost part is known as anther,
and this strand like structure green color part is known as filament. So each stamen having anther and filament, and the last and the innermost part of the flower is known as pistil, that is the fourth part, pistil. Now this from hair to hair is the pistil. Now pistil consists of this topmost disc like structure like this. This is called as stigma. This pipe like structure is known as style, and this oval structure is known as ovary, inside which you can see ovule or the egg. So in this way, what we can say, each flower having four important parts: calyx, corolla, stamen, that is also known as androecium, then pistil, that is also known as gynoecium. Out of these four parts, calyx and corolla are accessory whorl, and androecium and gynoecium, or stamen and pistil, they are the main reproductive whorl. Now, in detail about the function and the structure of each part, we'll see here. So here you can clearly see calyx having 2, 3, 4 or 7 like this green color individual part, and that green color individual parts are known as, it look like a leaf, they are known as sepals. So each individual part of calyx is known as sepal. When this flower is in bud condition like this, or at that time only you can see the calyx, that is the sepals, you can't see any other part of flower during bud condition, and it is green in color. So I am telling here two features of calyx. Calyx is outermost part of the flower and it covers all other parts during bud condition. Second feature of calyx is it is green in color. By knowing these two features, can you guess what will be the function of this calyx in the flower? Yes, you are right. So, function of calyx is, as it is green in color, it possesses chlorophyll, so it can perform photosynthesis. It is clear, simple thing. First function of calyx is it can perform photosynthesis. Second function of calyx is, as it cover all other whorl during bud condition, so it is the structure which protect the growing inner part of the flower, that is androecium and gynoecium, that is stamen and pistil during bud condition. Protection is the second function. Now let's go to second part of the flower, that is corolla, petals. This colorful part, here in this picture you can see pink color petals are there. So these petals, all petals combinedly known as corolla, and individual petal is known as petal. You can clearly see here corolla is the largest part of the flower and it is brightly colored and covering the inner whorl. Now by observing this feature of corolla, can you guess the function of corolla? Yes, correct. So as corolla is largest part, brightly colored, having fragrance, it attracts insects for cross pollination. That is one of the important function of corolla or petals. Second important function of corolla is it protects the inner main whorl, that is the stamen and pistil during flower condition. So this is the two important function of corolla, and we people are also attract towards the flower due to that petals, colorful petals and their fragrance only, good smell only. Then if you go inside, you can see this 1, 2, 3, 4 parts that are called as stamen or male sex organ, or that is also called as androecium. Now each androecium consists of anther and filament. If you see this yellow color anther, inside that anther pollen grains are produced that are nothing but the male gamete. As this produces male gamete, that is called as male reproductive part.
Now what is the function of the stamen? It is a male reproductive organ and it produces male gamete. So where male gamete is produced? In the anther of the stamen. Now innermost part of this flower is the pistil, or it is also known as gynoecium, or it is known as female reproductive organ. Now if you see here, you can clearly see topmost is the disc-like structure, broader structure, that is called as stigma. Below that it is connected with pipe-like structure, that is called a style, and that pipe-like structure again here at the calyx connected with a broader structure, that is called as ovary. So each pistil having three parts, one stigma, two style and three ovary. Stigma is broader, produces sticky substance on its surface, and the function of stigma is to collect the pollen grain which are transferred from the anther during cross pollination, or in other words you can say stigma receives the pollen grain. Function of this style is it form a pathway for the pollen grain to transfer up to the ovary. So style transferred the pollen grain from stigma to the ovary. And the third part is the ovary, is the female reproductive organ main inside which egg or ovum is produced, that is nothing but the female gamete. So as female gamete is produced in the ovary of the pistil, pistil is female sex organ. So in this way, this is all about the different parts of a typical flower, their structure and function. Now let's discuss advantages of vegetative propagation over sexual reproduction. Now you know very well that in a regular format sexual reproduction is there. That means if plant grow, it will produce flower, then after fruit, then after seed, and from that seed plants comes out. This is the natural method. Then why there is vegetative propagation? This feature is given by nature to the plant. What are the advantages of vegetative propagation over sexual reproduction? So see here, number one, you can see the plants developed by vegetative propagation are generally similar. So all the plants which are produced by vegetative propagation are same. Suppose you find a very good rose plant at your friend's garden, very good red rose plant, and you want same rose plant in your garden also. So which one will be the suitable method? You should collect the stem cutting from your friend's garden and sow that stem cutting in your garden, so that you will get same to same rose plant from that stem. So in case of vegetative propagation, you can get all the plants which are genetically similar. Genetically similar means their characters will be same kind of flower you can obtain from that plant. But in place of that, if you sow the seed of that plant and produce new plant, so there may be chances of changes in the features. You will not get the same characters in that plant. So this is first advantage. Second advantage, plants developed by vegetative propagation bear flowers and fruits earlier than those raised from the seed. Suppose you want any plant in your garden which should produce earlier, in less time, flowers and fruits. So which method will you choose? Will you sow seed or will you use vegetative propagation method? So in case of vegetative propagation method, if you are using this method for the producing new plant, it will take less time. Within less time, the plant can produce flower as well as fruits if you are using vegetative propagation method. But if you are using the sexual reproduction method, it will take more time comparatively. This is the second advantage. Now third advantage is that hundreds of genetically similar plants can be propagated from a single parent plant by using vegetative propagation method. And the plants which do not produce
viable seeds can be propagated only by this method. Now in case of some plant, the seeds are produced but that are not viable. Viable means that cannot survive, that cannot produce new plant. In case of such plant, if you want new plant from that, you have to follow only this method. You can't use sexual method. And the last advantage is it needs less attention than those raised from the seeds. If you are sowing seed, you have to take much care because only small plantlet will come out. You have to take care of that plant up to much time, and then after it will grow into bigger plant. But when you are using vegetative propagation method, so there is no need to take that much care. So these are various advantages of vegetative propagation over sexual reproduction. Now let's go to next term, that is the pollination. So as I told you already, in case of sexual reproduction of plant, first step is formation of gamete, that already we had discussed. Male gamete, that is pollen grain, produced in the anther of the stamen, that is the male reproductive organ. Female gamete, ovum, that is the egg, is produced in the ovary of the pistil, that is the female reproductive organ. After formation and maturation of gamete, the second step of sexual reproduction in plant is pollination. Now what is pollination? Transfer of male gamete which is produced in the male sex organ, that is anther or the stamen, to the female organ, that is the stigma, is known as pollination. एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का, मेल गैमेट का जो ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं पॉलिनेशन. Now depending upon how that pollen grain is transferred, whether the pollen grain is transferring from anther of same flower to the stigma of same flower, that is called as self pollination. यानी अगर पोलन ग्रेन एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो उसे हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर पोलन ग्रेन एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर या दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र होने के लिए, मेल गैमेट के ट्रांसफ़र होने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन होने के लिए, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी ना किसी एजेंट की ज़रूरत होगी. बिकॉज पोलन ग्रेन डोंट हैव एनी ऑर्गन टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. तो एजेंट किसे कहेंगे? पॉलिनेशन के एजेंट है इंसेक्ट है, रेन वाटर है, एयर है. दिस आर नथिंग बट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. जब अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगा तो उसे हम कहेंगे एंटेमोफिली. यहाँ पर ये इंसेक्ट है, फ्लावर पे बैठेगा तो उसके जो लेग्स है और दूसरे बॉडी के पार्ट्स है उसको पोलन ग्रेन स्टिक होंगे. इफ सेम इंसेक्ट ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर, व्हाट विल हैपन? द पोलन ग्रेन विल ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर. सो दिस इज कॉल्ड एज एंटेमोफिली. अ बी एंटरिंग फ्लावर. यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हनी बी है जो फ्लावर पे बैठेंगी तो उसके बॉडी पार्ट्स को पोलन ग्रेन स्टिक होंगे और वही हनी बी जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगी तो वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करेंगे. नाउ लेट्स सी द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. नाउ सी हेयर, सबसे पहले हम पॉलिनेशन की ऑथेंटिक डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे. सो व्हाट इज पॉलिनेशन? सी हेयर, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ये है एंथर और ये है स्टिग्मा. तो एंथर से स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट. जब पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से
उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, SP, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इफ पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये पहले डायग्राम में आप देख सकते, पहले पिक्चर में ये है पोलन एंथर, उसमें वो ब्लैक कलर का पोलन ग्रेन है, और ये है स्टिग्मा, और ये फीमेल ऑर्गन है पिस्टिल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन यहाँ से उसी स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड टाइप इज इफ पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड पिक्चर में ये एनिमेशन में आप देख सकते हैं, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है। ये बटरफ्लाई पहले इस फ्लावर पर बैठेंगी तो उसके बॉडी पार्ट्स को स्टिक होंगे पोलन ग्रेन, और वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो वो पोलन ग्रेन वहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। सो इन दिस केस पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेकेंड फ्लावर, अनदर फ्लावर। दिस मोड ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन का मोड है इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन उसी स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चले जाएगा। लेकिन सेकंड जो मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन की, इसमें क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन एक फ्लावर के स्टिग्मा से, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा है। सो फॉर दिस पर्पज़ यू नीड वेरियस एजेंट। यहाँ पर ये एनिमेशन में आपको एक एजेंट दिख रहा है, कौन सा है, यस, बटरफ्लाई, इंसेक्ट। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट्स लगते वो है इंसेक्ट, some animal, rainwater, and you can say the what, the air. So these are nothing but the material which can transfer pollen grain from one flower to another flower, or help in transferring the pollen grain from one flower to another flower, that are called as agents of pollination. जब pollination इंसेक्ट्स की मदद से होगा उसको कहेंगे हम एंटेमोफिली। जब पॉलिनेशन एयर की मदद से होगा उसे हम कहेंगे विंड पॉलिनेशन और एनिमोफिली। और जब पॉलिनेशन रेन वाटर के थ्रू से होगा उसे हम कहेंगे पॉलिनेशन थ्रू द रेन वाटर। नाउ लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। हेयर no agent, in case of self pollination no need of agent required. क्रॉस pollination कब होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट, देन दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन कौन सी होना चाहिए फ्लावर में, फ्लावर मस्ट बी बायसेक्सुअल, फ्लावर बायसेक्सुअल होना जरूरी है, उसमें एंथर भी होना चाहिए और स्टिग्मा भी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि बोथ पोलन ग्रेन एंड ओवम शुड मैच्योर एट सेम टाइम। दोनों अगर सेम टाइम पर मैच्योर हुए तो उस टाइम में ही वो फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा। अगर फ्लावर बायसेक्सुअल है लेकिन दोनों भी गैमेट एक साथ मैच्योर नहीं हो रहे, पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जा रहा है और एग मैच्योर नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम्हारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी फ्लावर में एक तो ओनली स्टेमन है या ओनली स्टिग्मा है, सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्रॉस पॉलिनेशन विल बी देयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द difference between self pollination and cross pollination. Now let's go to next is fertilization. तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहली स्टेप गैमेट फॉर्मेशन। कहाँ पर हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथर में फॉर्म हो रहा है मेल गैमेट पोलन ग्रेन, फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल के ओवरी पार्ट में फॉर्म हो रहा है ओवम, दैट इज द एग, फीमेल गैमेट।
आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मैच्यूरेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। गैमेट मैच्योर होने के बाद जो सेकेंड स्टेप अभी हमने देखे वो है ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद वाली जो तीसरी स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। सो व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट पोलन ग्रेन विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट ovum or the egg to form diploid zygote is known as fertilization। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल गैमेट है पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें। दूसरा फीमेल गैमेट है ओवम, वो भी है हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें। ये दोनों भी फ्यूज़ होंगे, जुड़ जाएंगे, और ये दोनों जुड़ने के बाद भी सिंगल सेल फॉर्म होंगी, लेकिन वो रहेंगी डिप्लॉइड। क्या होंगी सिंगल सेल फॉर्म? जाइगोट। और जाइगोट रहेंगी 2n डिप्लॉइड, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। दोनों जुड़ने के बाद कंप्लीट 2n हो जाएगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इन केस ऑफ प्लांट, पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन। नाउ द पोलन ग्रेन डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होगा? जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट होगा, वहाँ पर डिपॉजिट होने के बाद वो जर्मिनेट होगा एंड इट विल फॉर्म पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा एंड दैट पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। साइमल्टेनियसली द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन डिवाइड टू फॉर्म मेल गैमेट। तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर मेल गैमेट फॉर्म होगा और पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। पोलन ट्यूब फॉर्म करने के बाद दैट पोलन ट्यूब विल गो डाउन थ्रू द स्टाइल अप टू द ओवरी। वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएगा। ओवरी में इंटर होने के बाद द एंड ऑफ द पोलन ट्यूब विल बस्ट, द मेल गैमेट विल कम आउट, वन मेल गैमेट विल कंबाइन विथ the nucleus or the egg of the ovary and another second male gamete will combine with the secondary nucleus and first will produce zygote and second will produce triplet endoplasmic nucleus. So in this way this fertilization takes place and this fertilization is called as double fertilization। अब ये जो fertilization हो रहा है प्लांट में, इसको हम क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ प्लांट 2 मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म 3n and that's why it is called as double fertilization। Now see in this diagram we will try to understand how double fertilization takes place। So सबसे पहले क्या होगा? पोलन ग्रेन पॉलिनेशन में यहाँ पर आ जाएगा स्टिग्मा पर, स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेगा। स्टिग्मा पर आने के बाद क्या होगा? ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होगा मतलब ये पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा पोलन ट्यूब और पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो फॉर्म करेगा 2 मेल गैमेट। तो ये स्टिग्मा पर आने के बाद यहाँ पर जर्मिनेशन हो गया पोलन ग्रेन का, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गया और जो न्यूक्लियस था पोलन ग्रेन का उससे 2 मेल गैमेट फॉर्म हो गए। अब ये पोलन ट्यूब पास होगा स्टाइल से, दिस इज़ द स्टाइल। सो ये स्टाइल में से पोलन ट्यूब पास होगा एंड इट विल इंटर इनटू द ओवरी थ्रू माइक्रोपाइल। ये जो एंड है ओवरी का उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। वहाँ से वो पोलन ट्यूब अंदर इंटर होगा। दिस इज़ द ओवरी, दिस इज़ द न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियस इज़ देयर एंड एग इज़ देयर। तो जो 2 पोलन ग्रेन से फॉर्म होने वाले जो 2 मेल गैमेट है उसमें से यहाँ अंदर आने के बाद ये पोलन ट्यूब बस्ट हो जाएगा, उसमें के दोनों मेल गैमेट बाहर आ जाएंगे। 1 मेल गैमेट विल कंबाइन विथ एग टू फॉर्म जाइगोट, सेकंड मेल गैमेट विल कंबाइन विथ दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म PEN nucleus। In this way 2 male gametes are formed and both the male gametes fuses together during fertilization, that's why it is called as double fertilization। Understood? तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर ये स्टेप्स है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो चेंजेस आते हैं फ्लावर में और वो फ्लावर का कन्वर्जन होता है फ्रूट में, उसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। सो व्हाट आर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस?
one of the male gamete fuses with egg, ovum and form a diploid zygote. This process is called as zynogamy. दो मेल गैमेट में से जो एक मेल गैमेट है वो एक के साथ फ्यूज होगा और जाइगोट फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे जाइनोगैमी। दूसरा जो मेल गैमेट है, अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विथ टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड PEN. व्हाट इज PEN? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बाद में जाकर वो बनता है फ्रूट का पल्प, जूस। सो दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस है और एक मेल गैमेट है, तीनों फ्यूज हो रहे, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। उसके बाद क्या होगा? एज टू फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इन केस ऑफ प्लांट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का कन्वर्जन काय में हो जाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे जाकर सीड बन जाएगा। एंड द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस विल कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म, दैट इज फूड, फ्रूट, जूस और पल्प। द एंडोस्पर्म का काम क्या रहेगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसा हेन एग के अंदर बल्क होता है, तो जब वो एग में एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो बल्क उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। वैसा ही यहाँ पर एंडोस्पर्म रहेगा वो फ्रूट में, तो जब वो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो उसको न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स एंड पेटल्स फॉल। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फ्लावर का सेपल पार्ट फॉल हो जाता है, पेटल्स पार्ट्स भी नीचे गिर जाएगा, एंड द फ्रूट विल कन्वर्ट इनटू द ovary will convert into fruit and ovule will convert into seed. These are called as post fertilization changes. अब ये जो seed form हो गया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब जब ये सीड नीचे सॉइल में गिरेगा, जर्मिनेट होगा, तो उसमें से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट। आपके समझने के लिए फिर से एक बार मैं सारे स्टेप्स रिपीट करता हूँ। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द seed. Sexual reproduction in case of plant include 3 steps: gamete formation and its maturation, number 2 pollination, and number 3 fertilization. गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट फॉर्म होगा और मैच्योर होगा, पॉलिनेशन में गैमेट ट्रांसफ़र होगा, और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट यूनाइट होंगे, जाइगोट फॉर्म होगा, सीड फॉर्म होगा, और वो सीड से फिर न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So for today's lecture, I think this much is more than enough. We'll stop here. Today we have completed sexual reproduction in case of plant. In next video lecture, I will take sexual reproduction in case of human being. Till then, stay safe, stay at home. Thank you and goodbye.